मेरा क्या कसूर 204 एपिसोड। नियति खुद से ही बर्फ बढ़ाते हुए गुस्से से घर के बाहर जाने के लिए जैसे ही डोर खोलती है वैसे ही वो बाहर दरवाजे से अंदर आ रहे एक लड़के से टकरा जाती है और उस टक्कर के कारण जैसे ही नियति गिरने वाली होती है वैसे ही सामने खड़ा लड़का झट से नियति की कमर में हाथ डाल उसे गिरने से बचा लेता है। और गिरने के डर से नियति भी अपनी दोनों आंखें कसकर बंद कर लेती है और उसी लड़के के दोनों कंधों को पकड़ लेती है। और जैसे ही वो नियति की बंद आंखों को देखता है और नियति के सुंदर से चेहरे को देखता है वैसे ही वो लड़का बस नियति में ही कहीं खोसा जाता है और उसके हाथ में पकड़ी सारी फाइलों के पन्ने हवा में उड़ने लगते हैं और बैकग्राउंड में म्यूजिक बजने लगती है और वो लड़का अपनी चमकती हुई आंखों से बस मुस्कुराते हुए नियति को ही देखने लगता है। और गाने के बोल कुछ ऐसे होते हैं, आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं हो। वो लड़का अभी भी अपनी चमकती हुई आंखों से बस नियति को ही देखे जा रहा था, तभी नियति भी धीरे से अपनी आंखें खोलती है और अपने सामने खड़े इस मुस्कुरा रहे लड़के को देख एकदम से हैरान हो जाती है और वो वैसे ही अपनी हैरान नजरों से अपने सामने खड़े लड़के को देख बोली, कौन हो तुम? उद्धरण चिन्ह। नियति की इस बात को सुनते ही वो लड़का नियति की बड़ी बड़ी काजल से सजी सुंदर और खूबसूरत भूरी आंखों को ही देखकर बोला, उद्धरण चिन्ह ताई सपना हई की हकीकत जोन स्वर्ग से उतरल अप्सरा जैसन सुंदर लई की हमनी का सोझा खड़ा बा। ई देखते ही हमनी के दिल में गिटार बाजे लागेला, अवुरी कान में एगो मीठ धुन बाजे लागेला। हमनी के पहला नजर में प्यार हो गई। ये कोई सपना है या हकीकत जो हमारे सामने इतनी सुंदर और खूबसूरत स्वर्ग से उतरी अप्सरा जैसी लड़की खड़ी है, जिसे देखते ही हमारे दिल में गिटार और कानों में मधुर सी धुन बजने लगी है। हमें तो पहली ही नजर में प्यार हो गया। बोलते हुए ही वो लड़का अपने दांतों को दिखाते हुए ही मुस्कुरा रहा होता है, जिसकी बातों को सुनते ही नियति का सर चकरा जाता है और वो जोर से चिल्लाते हुए बोली, पागल लड़के छोड़ो छोड़ो मुझे, वरना मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी और तुम्हारी सारी हड्डियां तोड़ दूंगी, तुम्हारे सारे बालों को नोच कर तुम्हें टकला कर दूंगी और तुम्हारा ये गोरा रंग काला कर दूंगी। छोड़ो हमें जल्दी से, इतना बोल वो उस लड़के को घूरने लगती है। और नियति की बातों को सुनते ही वो लड़का झट से नियति को छोड़ देता है, जिस कारण नियति जाकर सीधे जमीन पर गिरती है, जिस कारण नियति अपनी कमर पर हाथ रख बोली, आह माँ, तोड़ दिया, इस लड़के ने मेरी कमर तोड़ दिया। इतना बोल वो उसे घूरने लगती है, जिसे खुद को घूरते देख और नियति की बात सुन वो लड़का अपना एक हाथ आगे कर बोला, हमका माफ कर दो मैडम जी, हमने जानबूझकर आपको नहीं गिराया, वो तो आपकी बात सुन हमने आपको छोड़ दिया। बोलते हुए ही वो मासूम सा फेस बना लेता है, जिसकी बात सुन और उसका बड़ा हुआ हाथ देख नियति भी उसका हाथ थाम कर धीरे से खड़ी हो जाती है और उसे देखते हुए बोली, क्या तुम कोई पागल बागल हो जो तुम्हें अपने सामने इतनी बड़ी लड़की नहीं दिखी और तुम आकर मुझसे ही टकरा गए। बोलते हुए ही नियति घूरकर उस लड़के को देख रही होती है और नियति के चिल्लाने और घूरने के कारण वो लड़का पहले से भी ज्यादा मासूम सा फेस बनाकर बोला, मैडम जी हमारा नाम राम प्रसाद शर्मा है और हम आदर्श सर के पर्सनल असिस्टेंट है। इतना बोल वो लड़का ऐसे मुस्कुराता है जैसे वो देश का प्रधानमंत्री हो। उद्धरण चिन्ह। और राम की बात सुन नियति उसे घूरकर देखते हुए बोली, असिस्टेंट हो तो ऑफिस जाओ और अपना काम करो, ऐसे हमारे घर पर क्या कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। अरे मैडम अब हम आपको क्या ही बताएं, हम तो ऑफिस में ही थे और अपना काम कर रहे थे, पर कहना हमारे जो बॉस है ना वो ना बड़े ही ज्यादा वर्कोहोलिक टाइप के हैं, तभी तो उन्हें हम अच्छे भले ऑफिस में बैठे अच्छे ना ही लगे, तभी तो उन्होंने हमें कॉल कर यहाँ पर बुला लिया, वो भी इन फाइलों के साथ। इतना बोल वो सारे नीचे पड़े पन्ने उठाने लगता है और उसकी बात सुन नियति उसे हैरानी से देखने लगती है और बेसे ही देख बोली, अच्छा तो तुम्हें यहाँ पर आदर्श जी ने बुलाए हैं, वो भी इन सभी फाइलों के साथ? जिसे सुन राम हाँ में अपना सर हिलाए ही बोला, हाँ मैडम जी हमें ना आपके आदर्श जी ने ही बुलाए हैं इन फाइलों के साथ। इतना बोल वो शांत हो जाता है और अपना मासूम सा फेस बनाकर बोला, मैडम जी एक को बात बताओ, क्या आपको नहीं लगता है इंसान को थोड़ा काम छोड़ आराम भी करना चाहिए ना? जिसे सुन नियति हाँ में अपना सिर हिला देती है। ये देख राम बोला, पर जो हमार बॉस है ना उनको तो बस काम ही काम दिखता है, हमें तो समझ नहीं आता जो हमार बॉस की जानू है। जैसे ही राम जानू बोलता है वैसे ही नियति घूरकर बोली, कौन जानू? उद्धरण चिन्ह। अरे जानू मतलब मेहरारू, वाइफ, पत्नी, उन्हें कैसे समय देते होगे, हमें तो यही समझ नहीं आता है। बोलते हुए वो सारी फाइल उठाकर खड़ा हो जाता है और राम की इस बात को सुन नियति मासूम सा फेस बनाकर बोली, तुम्हें भी यही लगता है ना राम? आदर्श जी काफी ज्यादा काम करते हैं और उन्हें थोड़ा आराम करने की जरूरत है, हमें भी यही लगता है, पर आदर्श जी है कि हमारी बात ही नहीं सुनते हैं, हमेशा अपने ही मन की करते रहते हैं।
बिल्कुल सही बोली आप मैडम जी, और बॉस के चक्कर में हम का भी काफ़ी सारा काम करना पड़ता है। पर क्या करें मैडम जी, हम नौकर इंसान है, काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? और तोहार जैसी सुंदर बीबी कैसन मिलेगी हमें? बोलते हुए वो नियति को देखने लगता है। राम की बात सुन नियति बोली, अच्छा तुम जाओ राम, आज की तुम्हारी छुट्टी हमारे तरफ से, और तुम्हारे बॉस कुछ बोले तो उन्हें बोल देना हमने तुम्हें छुट्टी दी है। नियति आदर्श राजपूत ने, अगर तुम हमारा नाम बताओगी तो तुम्हारे बॉस कुछ भी नहीं बोल पाएंगे। जिसे सुन राम काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए बोला, थैंक यू मैडम जी, बड़ा बाला थैंक यू। इतना बोल वो काफ़ी खुश हो जाता है। स्कूल सारे बच्चे अपना होमवर्क चेक करवा रहे होते हैं जब पीहू की बारी आती है तो वो अपनी कॉपी लेकर टीचर के पास जाती है, और जैसे ही अपना होमवर्क वाला पेज खोलती है वैसे ही वो ये देख हैरान होती है उसके होमवर्क वाला पेज जिस पर उसने कल रात ही होमवर्क लिखकर कंप्लीट की थी वो वहां से गायब था, जिस कारण पीहू हैरान होती है। और टीचर खाली कोरे पेज को देख बोली, पीहू ये क्या है? खाली पेज होमवर्क कहाँ है तुम्हारा जिसे तुम्हें करके लाना था? टीचर की बात सुन पीहू अपनी कॉपी के पन्ने पलटते हुए ही बोली, मैंने तो अपना सारा होमवर्क किया था टीचर, पर पता नहीं वो कहाँ चला गया, यहाँ पर तो देख ही नहीं रहा है। बोलते हुए ही पीहू परेशान सी कॉपी देख रही होती है, और पीहू की बात सुन टीचर उसे देख बोली, कहीं चला गया? होमवर्क क्या कोई इंसान या जानवर है जो तुम्हारी कॉपी से कहीं चला जाएगा? अगर तुमने अपना होमवर्क नहीं की हो तो तुम्हें सच बोलना चाहिए, ना कि छुप जाओ। अब जाकर अपने बेंच पर अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर खड़ी हो जाओ। टीचर की बात सुन पीहू उदास सी आवाज में बोली, मेरी बात का यकीन करो टीचर, मैंने अपना सारा होमवर्क की थी, पर पता नहीं कैसे वो अब दिख नहीं रहा है। इतना बोल वो अपनी नजरें झुकाए अपने बेंच पर चली जाती है और अपने दोनों हाथों को ऊपर खड़ी हो जाती है, जिसे ऐसे देख परी जोर से हंसने लगती है। और हंसते हुए ही पीहू को देख धीरे से बोली, ये तो बस शुरुआत है पीहू, अब से तुम्हें रोज ऐसे ही सारी क्लास के सामने तुम्हें खड़ी होना है। इतना बोल वो अपनी नोटबुक लेकर टीचर के पास चली जाती है, मगर परी की बात सुन पीहू समझ जाती है जरूर परी ने ही उसका होमवर्क गायब की होगी, नहीं तो उसने स्कूल से जाने के बाद ही सारा होमवर्क कंप्लीट कर ली थी। कुछ समय बाद जब लंच की छुट्टी होती है तब पीहू की एक दोस्त पीहू को देख उसके पास आ जाती है और उसे देखती है जो काफ़ी ज़्यादा मायूस होकर उदास बैठी होती है, जिसे ऐसे देख वो बच्ची बोली, पीहू लंच की छुट्टी हो गई है, चलो हम लंच कर लेते हैं। अपनी दोस्त की बात सुन पीहू हाँ में अपना सर हिला उसके साथ हाथ धोने चली जाती है, जिसके जाने के बाद परी जो वहीं पर बैठी होती है वो जानबूझकर पीहू का टिफिन धक्का देकर नीचे गिरा देती है, जिस कारण बोतल का सारा पानी और खाना सब नीचे गिर जाता है, जिसे देख परी खुश होने लगती है और खुश होकर खुद से ही बोली, अब आएगा मजा जब तुम सारा दिन भूखी रहोगी। पीहू इतना बोल वो मुस्कुरा कर अपने टिफिन में रखा खाना खाने लगती है, मगर परी की इस हरकत को सारे बच्चे अच्छे से देख लेते हैं और उन्हें परी का ऐसा बर्ताव बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। थोड़ी ही देर में जब पीहू अपनी डेस्क पर वापस आती है और जब वो अपना सारा खाना नीचे पड़ा देखती है और परी को मुस्कुराकर अपना खाना खाते देखती है तो पीहू की आंखों में हल्की सी नमी आ जाती है और वो नीचे पड़ा खाना उठाने लगती है, जिसे ऐसा करते देख परी हंसते हुए बोली, पीहू तुम ना यही सब डिजर्व करती हो, जमीन में पड़ा गंदा खाना उसे ही खाना। इतना बोल हंसने लगती है, मगर परी की किसी भी बातों का पीहू कोई जवाब नहीं देती है और नीचे पड़ा सारा खाना उठाने के बाद वो परी से बोली, उद्धरण चिन्ह क्यों कर रही हो तुम परी ये सब? हम दोनों तो बहनें हैं ना, तो फिर तुम क्यों मुझे पसंद नहीं करती? क्यों तुम मोम की बातों को भी नहीं मानती हो? चुप कर पीहू, तुम कोई मेरी बहन नहीं हो, ना ही मैंने कभी भी तुम्हें अपनी बहन माना है। मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ, ना ही तुम और तुम्हारे डैड और बो भाई मुझे पसंद है। मैं तुम तीनों से नफरत करती हूँ क्योंकि तुम लोगों ने मुझसे मेरी मम्मा को छीना है। पर डोंट वरी, मेरे डैडी ने मुझे बोले हैं वो बहुत जल्दी ही मेरी मम्मा को तुम सबसे दूर ले जाएंगे, और देखना वो दिन बहुत जल्दी ही आने वाला है जब मेरी मम्मा मेरे साथ होगी और तुम और तुम्हारे डैड और भाई तुम तीनों अकेले बैठे रो रहे होंगे। इतना बोल वो पीहू को धक्का दे देती है, जिस कारण पीहू खुद को संभाल नहीं पाती और वो गिर जाती है। उद्धरण चिन्ह 205 एपिसोड। शाम का समय रोहन अपने घर में बैठा कुछ सोच रहा होता है, तभी उसकी नज़र घड़ी पर जाती है, जिसे देख रोहन खुद से ही बोला, कब तक तुम मुझसे बचोगी नियति, और कब तक मुझसे दूर रहोगी? आना तो तुम्हें मेरे पास ही है। इतना बोल वो अपनी जगह से खड़ा होकर बाहर की तरफ जाने लगता है, जिसे बाहर जाते देख नेहा उसे रोकते हुए बोली, कहाँ जा रहे हो तुम रोहन? उद्धरण चिन्ह। नेहा की बात सुनते ही रोहन गुस्से से अपनी मुट्ठी भींचकर उसे देखते हुए बोला, मैं कहीं भी जाओ और किसी के भी साथ जाओ, तुम होती कौन हो मुझे रोकने और टोकने वाली? और तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे कहीं भी आने और जाने से रोक सकती हो?
अगर तुम्हें ऐसा लगता है तुम मुझे कंट्रोल कर सकती हो तो तुम पूरी तरह से गलत हो। उद्धरण चिन्ह। क्योंकि रोहन राज अपने मन का मालिक है और कोई भी मुझे रोके या टोके ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इतना बोल रोहन वहां से जाने लगता है। जिसे जाते देख नेहा चिल्लाते हुए बोली, तुम खुद को समझते क्या हो? तुम जो भी करना चाहते हो वो सब सही है और तुम अपने मंसूबों में कामयाब हो जाओगे। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम पूरी तरह से गलत हो और देखना एक दिन तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होगा, यहाँ तक तुम्हारी अपनी बेटी जिसकी मासूमियत का फायदा उठाकर तुम उसे गलत रास्ते पर ले जा रहे हो। देखना एक दिन तुम्हारी वही बेटी तुमसे नफरत करेगी, नफरत वो भी इतनी ज्यादा कि तुम उसे सहन भी नहीं कर पाओगे। बोलते हुए ही नेहा काफी ज्यादा नफरत भरी नजरों से रोहन को देख रही होती है। मगर नेहा की सारी बातों को सुनते ही रोहन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बिना कुछ बात सोचे समझे ही पास में रखा फ्लावर पॉट नेहा की तरफ फेंक देता है। और ये सब इतनी जल्दी में होता है जिस कारण नेहा कुछ भी समझ या हट पाती उससे पहले ही वो फ्लावर पॉट आकर नेहा के सर पर लग जाता है, जिस कारण नेहा की तेज चीख निकल जाती है और साथ ही उसके माथे से खून भी बहने लगता है। जिसे ऐसे देख रोहन मुस्कुराते हुए ही वहां से निकल जाता है और नेहा वो बस अपने माथे पर हाथ और आंखों में आंसू लिए रोहन को जाते हुए देखते रह जाती है। कुछ समय बाद नियति अपने ड्राइवर के साथ स्कूल पहुंचती है और वो जैसे ही अपनी कार से बाहर निकलती है उससे सामने ही रोहन दिख जाता है, जो नियति को देखकर ही मुस्कुराए जा रहा होता है। जिसे अपने सामने देख पहले तो नियति डर जाती है और रोहन को देखते ही उसे पुरानी सारी बीती हुई बातें याद आ जाती है, जिसे याद करते ही नियति की आंखों में रोहन के लिए गुस्सा साफ देखा जा सकता था और वो उसी गुस्से और नफरत दोनों से ही रोहन को देखने लगती है। और रोहन जिसे पहले से ही पता था नियति उसे देख कुछ ऐसा ही करने वाली है, ये देख रोहन हंसते हुए नियति को ऊपर से नीचे देखते हुए बोला, मानना पड़ेगा नियति तुम्हें, तुम अपना कितना ज्यादा ध्यान रखती हो, तभी तो जैसे तुम सालों पहले एकदम ताज़ा और जवान थी आज भी बिल्कुल वैसी ही हो, एकदम सुंदर और खूबसूरत, जिसे जितना देखो उतना ही देखकर तुम्हें पाने की तड़प जाग जाए और मन तो कभी तुमसे भरे ही न। बोलते हुए ही वो नियति के सुंदर से फेस को देखने लगता है। मगर रोहन की बात और उसकी नजरों को देख नियति अपने दांत पिसते हुए रोहन को देख बोली, तुम कभी नहीं सुधर सकते, ना ही कभी सुधरने की कोशिश भी कर सकते हो। तुम चाहते तो अपनी एक अलग दुनिया बनाकर खुशी से रह सकते थे। तुम्हारे पास तुम्हारी बीबी और बेटी दोनों ही है जिसके साथ चाहते तो खुशी से रह सकते थे, मगर नहीं, तुम तो ठहरे निहायती घटिया और गिरे हुए इंसान जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बस हवस ही भरी पड़ी है। तभी तो अपनी खुद की इतनी सुंदर और अच्छी बीवी होने के बावजूद भी तुम किसी गैर की पत्नी पर अपनी गंदी और घटिया नजर डाल रहे हो। उद्धरण चिन्ह। और ऐसा करते हुए तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती ना? अरे शर्म तो तुम्हें देखते ही खुद भाग उठेगी, तो तुमसे मैं ये कैसे उम्मीद भी कर सकती हूँ तुम्हें कभी कोई शर्म भी आ सकती है? इतना बोल नियति गुस्से से रोहन को देख रही होती है, मगर नियति की किसी भी बात का कोई भी असर रोहन पर नहीं होता है, बल्कि वो तो नियति की बातों को सुन और भी ज्यादा मुस्कुराने लगता है और वैसे ही नियति को देख बोला, जंगली तो तुम पहले से ही थी, मगर अब तुम्हें पंजे मारना भी आने लगा है। पर कोई बात नहीं, रोहन राज को तुम्हारे जैसी जंगली बिल्ली काफी ज्यादा पसंद है और जंगली बिल्ली को कैसे काबू किया जाता है ये भी मुझे बहुत अच्छे से पता है और मुझे कुछ भी तुम्हें बताने की जरूरत तो होगी नहीं, क्योंकि तुम्हें अच्छे से पता तो होगा ही मैंने तुम्हें कैसे काबू किया था और कैसे तुम्हारे साथ। इतना बोलते हुए ही रोहन अपनी बात बीच में ही आधी छोड़ देता है और हंसते हुए नियति को देखने लगता है, जो गुस्से से उसे ही घूरे जा रही थी। जिसे इस तरह गुस्से में देख रोहन को नियति और भी ज्यादा प्यारी लगती है, जिस कारण वो अपना एक हाथ आगे कर जैसे ही नियति को छूने वाला होता है वैसे ही नियति 2 कदम पीछे हो जाती है, जिस कारण रोहन का वो हाथ हवा में ही रह जाता है। जिसे देख नियति नफरत और गुस्से के मिले जुले भाव के साथ रोहन को देख उसे अपनी एक उंगली दिखाते हुए बोली, उद्धरण चिन्ह। खबरदार रोहन राज, जो तुमने अपने इन गंदे हाथों से मुझे छूने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और अगर तुम फिर भी नहीं समझे तो हम ये भूल जाएंगे इस समय हम कहाँ पर खड़े हैं और क्यों खड़े हैं। हमें वो सालों पुरानी लाचार और कमजोर नियति समझने की भूल बिल्कुल भी मत करना। उद्धरण चिन्ह। क्योंकि तुम्हारे सामने खड़ी ये नियति उस नियति की तरह कमजोर बिल्कुल भी नहीं है जिसे तुम अपने पैरों तले रौंद सको, बल्कि आज जो नियति तुम्हारे सामने खड़ी है वो सिर्फ नियति नहीं बल्कि नियति आदर्श राजपूत है, जो ना किसी से डरती है ना ही किसी के सामने झुकती है। वैसे भी हम ना सालों पहले तुम्हारे सामने झुके थे और ना ही अब तुम्हारे सामने झुकेंगे।
अगर तुमने अपनी ये गंदी नज़र हम पर डाली तो हमारे पति तुम्हारी ये गंदी आंखें निकाल सड़क पर घूम रहे कुत्तों को डाल देंगे और ऐसा करने से ना ही उन्हें कोई पछतावा होगा ना हमें कोई अफसोस। उद्धरण चिन्ह। नियति की बात सुनते ही रोहन की मुट्ठी गुस्से से बंध जाती है और वो नियति को घूर कर देखने लगता है। जिसे ऐसे खुद को घूरते देख नियति मुस्कुराकर बोली, तुम्हें क्या लगता है रोहन राज, तुम मुझे कभी पा सकते हो? अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम पूरी तरह से गलत हो, क्योंकि तुम मुझे कभी भी नहीं पा सकते हो। तुमने सालों पहले भले जो कुछ भी मेरे साथ किया हो, मगर अब तुम मुझे छूना तो दूर ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते हो, क्योंकि अब मैं औकात में और पैसों में हर चीज में तुमसे बेहतर हूँ। उद्धरण चिन्ह। और अब तुम मुझे हरा सको या अपना पावर दिखा सको, इतनी तुम्हारी औकात नहीं। तो जितनी तुम्हारी औकात है उसी में खुश रहना सीख लो। कहीं ऐसा ना हो ज्यादा पाने की चाहत में जो कुछ भी तुम्हारे पास बचा हुआ है वो भी तुमसे छिन, खास कर तुम्हारी बेटी। इतना बोल नियति मुस्कुराते हुए रोहन को देखने लगती है, मगर परी का नाम सुनते ही रोहन की बोह सिकुड़ जाती है। जिसे ऐसे देख नियति मुस्कुराते हुए बोली, रोहन राज तुम्हें डर नहीं है? कहीं ऐसा ना हो मैं तुम्हारी बेटी को बेहला फुसला कर हमेशा के लिए अपने पास ही रख लूं, और फिर ऐसा हो परी खुद ही कभी तुम्हारे पास आने का ही ना सोचे और वो तुम्हारे नाम से भी नफरत करने लगे। सोचो अगर कभी ऐसा हुआ तो तुम क्या करोगे? इसलिए बोल रही हूँ, अभी भी समय है, सुधर जाओ और अपनी पत्नी और बेटी के साथ एक नई शुरुआत करो, वरना बाद में तुम्हारे पास कुछ भी ना बचे। इतना बोलते हुए ही नियति अभी भी रोहन को गुस्से से घूर रही होती है। तभी उसे परी की आवाज आती है जो उसे देखकर जोर से चिल्लाई, मम्मा। जिसे सुनते ही नियति जल्दी से अपने फेस के भावों को बदल लेती है और पलट कर पीछे मुड़ती है। तभी परी दौड़ते हुए नियति के पास आकर उसकी कमर पर अपने दोनों हाथों को लपेट उसे हक कर लेती है। जिसके ऐसा करते ही नियति भी प्यार से परी को हक कर लेती है और अपनी मम्मा को ऐसे खुद को हक करते देख परी खुश होकर बोली, मम्मा आपको पता है आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा और मैंने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय भी की। इतना बोल वो नियति से अलग होकर रोहन को देखती है जो उसे ही देखकर मुस्कुरा रहा होता है। जिसे देख परी रोहन के पास जाकर अपनी दोनों बाहें फैला देती है। जिसे देख रोहन परी को अपनी गोद में उठा उसके गाल पर किस कर लेता है। तो वही नियति रोहन और परी को ना देखते हुए धीमे कदमों से आ रही अपनी गुड़िया को देखती है, जिसका चेहरा एकदम मुरझा सा गया था। साथ ही पीहू इस समय काफ़ी ज़्यादा उदास और मायूस भी लग रही थी और पीहू की आंखें थोड़ी सूज सी गई थी। जिसे ऐसे देखते ही नियति को अपने सीने में तेज दर्द का एहसास होता है और वो अपनी दोनों बाहें फैला पीहू को देखने लगती है। और पीहू वो भी अपनी मोम को जैसे ही अपने सामने देखती है और नियति की फैली बाहों को देखते ही वैसे ही पीहू का मुरझाया हुआ फेस भी चमक उठता है और वो जल्दी से नियति के पास आ उसके गले से लग जाती है और नियति को इतनी टाइट हक कर लेती है जैसे उसने अभी अपनी पकड़ जरा सी भी ढीली छोड़ी तो नियति उससे दूर ना चली जाए। उद्धरण चिन्ह। इस समय पीहू का मन ऐसा होता है जैसे वो काफी जोरों से अपनी मोम के गले लग रोए और उसे बहुत सारी बातें बता दे जो कुछ भी परी ने उससे बोली थी। मगर पीहू ऐसा नहीं करना चाहती क्योंकि वो नहीं चाहती थी उसकी मोम से उसकी असली बेटी बिछड़ जाए और उसकी मोम दुखी और उदास होए। इसलिए पीहू किसी तरह अपनी आंखों में आ रहे आंसुओं को रोकती है और नियति से अलग हो उसे देख बोली, मोम आप क्यों हमें लेने आई? आपने तो दिन भर में काफी सारे काम की होगी और अंश को भी देखी होगी, तो आप काफ़ी ज़्यादा थक गई होगी और डेव की भी तो देखभाल आपको ही करनी थी, तो फिर आप सच में काफ़ी ज़्यादा थक गई होगी, है ना मोम? पीहू ठीक बोल रही है ना? उद्धरण चिन्ह। पर कोई बात नहीं मोम, पीहू है ना, पीहू घर चलकर आपके पैरों को दवा देंगी जिससे आपके पैरों का दर्द गायब हो जाएगा। पीहू की बात सुनते ही नियति को अपनी बेटी पर काफ़ी ज़्यादा प्यार आने लगता है और वो प्यार से पीहू के दोनों गालों पर किस कर बोली, नहीं मेरी गुड़िया आपकी मोम एकदम ठीक है, पर हमें लगता है हमारी गुड़िया काफ़ी ज़्यादा थक गई है। पर कोई बात नहीं, गुड़िया की मोम है ना, गुड़िया की मोम अपनी बेटी की सारी थकान दूर कर देंगी। जिसे सुन पीहू के फेस पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है, जिसे देख नियति भी मुस्कुरा देती है। मगर उन दोनों को ऐसे हंसते और प्यार से बातें करते देख परी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो उसी गुस्से से पीहू को देखने लगती है। और रोहन जो परी के ऐसे गुस्सा करने पर अंदर ही अंदर खुश हो रहा था, वो परी को देख बोला, देख रही हो परी बेटा, जब आप अपनी मम्मा को हक किए थे तब तो नियति ने तुम्हें किस नहीं की, ना ही पीहू की तरह प्यार की, जबकि तुम तो नियति की अपनी सगी बेटी हो जिसे उसने जन्म दिया है और वो लड़की वो तो कोई भी नहीं है, पर उसने आपसे आपकी मम्मा को छीन ली है और ऊपर से इस लड़की के पिता ने भी नियति को हमसे दूर कर दिया है, जिस कारण वो हमसे नहीं इनसे प्यार करती है। और ऐसा ही चलता रहा तो देखना बेटा, एक दिन तुम्हारी मम्मा हम दोनों से काफ़ी दूर चली जाएगी और फिर हम उसे कभी देख भी नहीं पाएंगे।
अपने डैडी की इस बात को सुनते ही परी उसे देख बोली, नहीं डैडी नहीं, पीहू और उसके डैड मुझसे मेरी मम्मा को नहीं छीन सकते हैं। मैं कभी भी उन्हें ऐसा करने ही नहीं दूंगी। मैं पीहू और उसके डैड दोनों को ही अपनी मम्मा के करीब आने ही नहीं दूंगी और उन्हें हमेशा दूर रखूंगी अपनी मम्मा से, तो फिर मेरी मम्मा कभी भी मुझसे दूर नहीं जाएगी। जिसे सुन रोहन धीरे से परी के कानों में कुछ बोलता है, जिसे सुन परी के फेस पर मुस्कान आ जाती है। जिसके बाद परी रोहन की गोद से उतर नियति की कार में बैठ जाती है, जिसके बाद नियति दोनों लड़कियों को अपने साथ लेकर वहां से चली जाती है। जिसे ऐसे जाते देख रोहन के चेहरे पर शैतानी चमक आ जाती है और वो हंसते हुए खुद से बोला, बहुत जल्दी ही तुम मेरे पास होगी नियति, और देखना तुम खुद ही चलकर मेरे पास आओगी और वो दिन दूर नहीं। इतना बोल वो भी वहां से चला जाता है। उद्धरण चिन्ह।